इंसान को अपने काम के अंदर फ्लो पाने की शक्ति बहुत जरूरी है। मनोवैज्ञानिक मिहेली सिचिक-जेंट-हेली के मन में यही सवाल खड़े हुए और उन्होंने उनके जवाबों की खोज की। किसी काम के साथ एकरूप हो जाना, उस काम को करते वक्त पूरा होश होकर उसमें खो जाने की अवस्था को उन्होंने फ्लो नाम दिया। उन्होंने बताया कि प्रवाह का मतलब ऐसी अवस्था है जिसमें हम आनंदित होते हैं, उत्साहित होते हैं और कंटिन्यूअसली जीवन जीते हैं, तन मन खोकर उस कार्य में जुट जाते हैं। फ्लो में जाने के लिए कोई विधि नहीं है। उस अवस्था में पहुंचने के लिए, उसी अवस्था में रहने के लिए सबसे जरूरी है एक्सपीरियंस। इस एक्सपीरियंस को पाने के लिए हमें अपने आप को ऐसे कामों में बिजी रखना चाहिए कि हमें उस एक्सपीरियंस के नजदीक ले जाए। ठूस कर खाना, ड्रग्स, शराब का सेवन करना और टीवी के सामने बैठकर जमकर चॉकलेट खाने की जैसी क्षणिक व नकली आनंद देने वाली चीजों में हम बिल्कुल नहीं फंसते हैं। हमें उच्च स्तर का स्थायी एक्साइटमेंट खोजने की जरूरत होती है। इस अवस्था में इंसान अपने कार्य में इतना खो जाता है कि आसपास में क्या घट रहा है इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह कार्य ही उसके लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। उस काम को करने से जो फायदा होने वाला है उसके बारे में नहीं सोचते, सिर्फ काम करना ही हमें ज्यादा एनर्जी और एक्साइटमेंट देता है, आनंद देता है। उस आनंद को पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। कई सारे एथलीट्स, खिलाड़ी, शतरंज खेलने वाले, यहाँ तक कि कई सारे इंजीनियर भी अपना काफी सारा समय इस अवस्था में बिताते हैं। फ्लो की यह अवस्था उम्र, संस्कृति, विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले लोगों के लिए एक जैसी होती है। जब हम फ्लो की अवस्था में जाते हैं तो हम उस कार्य में पूरी तरह से खो जाते हैं। उस समय हमारे मन में दूसरा कोई भी विचार नहीं होता। लेकिन जब वह प्रवाह में नहीं होता है, यानी फ्लो में नहीं होता है, तो हम वह काम करते रहते हैं और हमारा मन दूसरे विचारों में खोया हुआ रहता है। अगर कोई इंपॉर्टेंट काम करते वक्त आपको ऐसा महसूस हो कि वह आपकी एकाग्रता सदा भंग हो रही है, तो आपके द्वारा दिए गए उपाय जरूर करके देखें। पहला, मुश्किल काम खोजे। देखो, साफर की कार्य प्रणाली कहती है कि ऐसा कोई काम खोजे जिसे करने में हमें थोड़ी कठिनाई हो, हमारे आराम के दायरे में वह काम थोड़ा बाहर का हो। वह काम खेल या नौकरी के अपने नियम होते हैं, हमें उन नियमों के आधार पर ही वे काम करने पड़ते हैं। इसी तरह उन कामों को पूरा करने के लिए हमें कुछ कुशलताओं की भी आवश्यकता होती है। हम जो काम कर रहे हैं उसे करने के लिए अगर कम कुशलता की आवश्यकता हो तो हमें उस कार्य को करने में मजा नहीं आता, वह कार्य बोरिंग लगता है। जो गतिविधि बेहद आसान होती है वे उदासीनता देती है, डिप्रेशन देती है। इसके विपरीत अगर कोई काम हमारी क्षमता के बाहर का हो और उसे पूरा करने में ज्यादा गुणवत्ता और कुशलता की जरूरत हो तो उस काम को अधूरा छोड़ने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसा होता है तो दोगुना नुकसान होता है। एक तो वह काम नहीं होता और उसकी वजह से जो निराशा होती है उससे नया काम करने की प्रेरणा नहीं मिलती। इन दोनों के बीच मीडियम काम होता है मूल संकल्पना। इसलिए अपनी क्षमता से थोड़े बाहर का लक्ष्य तय करें। इससे हमें प्रेरणा भी मिलती है और चुनौतियों का एहसास भी होता है। काम करते वक्त हम हमेशा नई चुनौतियों का सामना करते रहना चाहते हैं क्योंकि इससे हमें स्वयं को आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर है तो अगले काम में वक्त नया सॉफ्टवेयर सीखे। अगर आप प्रोग्रामर है तो नई लैंग्वेज सीखे। अगर डांसर है तो अपने अगले डांस में ऐसी किसी स्टेप को शामिल करें जो वर्षों से आपको कठिन लग रही है। हर बार काम करते वक्त उस कार्य में कोई ऐसी बात जुड़े जिससे आपका आराम का दायरा टूटे। यहाँ तक कि पढ़ने जैसे छोटे से कार्य से भी हम कुछ नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है। इसके भी कुछ गुणों की और ज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हमने क्वांटम मैकेनिक्स फॉर स्पेशलिस्ट एक फिजिक्स विषय की किताब पढ़ने के लिए और हमें फिजिक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं हो तो हम कुछ ही मिनट में उस किताब को रख देते हैं। या हम किसी ऐसी किताब को पढ़े जिस विचार में हमें पूरी जानकारी हो, उस किताब को हम तुरंत नीचे रख देंगे। इसके विपरीत अगर हम अपनी रुचि से और अपनी क्षमता के हिसाब से किताब पढ़ने की शुरुआत की तो हमें पढ़ने में आनंद भी आएगा और हमारी बुद्धि भी गति करेगी। साथ ही हम प्रवाह में भी जाएंगे। यही आनंद और प्रवाह इस बात की पुष्टि करता है कि हम सही मार्ग पर हैं। आसान काम बोरियत देता है, चुनौती वाला काम हमें फ्लो में ले जाता है और क्षमता के बाहर का काम हमें चिंता देता है। दूसरा होता है स्पष्ट और पक्का लक्ष्य तय करें। नियंत्रण के साथ खेले जाने वाले खेलों और मैदान पर खेले जाने वाले खेलों में फ्लो प्राप्त होने की संभावना ज्यादा होती है। इसके महत्वपूर्ण वजह यही होती है कि इन खेलों के पीछे का मकसद साफ होता है। तय किए गए नियमों की मदद से अपने दुश्मन को हराना इन खेलों का मकसद होता है। इसके साथ आपके जो भी रिकॉर्ड्स हैं उन्हें तोड़ना भी एक लक्ष्य हो सकता है। दुर्भाग्यवश इन खेलों में मकसद जितने स्पष्ट होंगे उतने जीवन के बाकी कामों में नहीं होते। बड़ी कंपनियों में बड़े ओहदों पर बैठे लोग छोटी छोटी बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं लेकिन रणनीति बनाते हैं। वे सब इस तथ्य को छिपाने के लिए करते हैं कि इसके पास स्पष्ट और पक्का लक्ष्य नहीं होता। यही तो ऐसा है कि हम नक्शे के अंदर समुद्र की यात्रा पर निकले लेकिन यही पक्का नहीं कि जाना कहाँ है। नक्शे से भी इंपॉर्टेंट होता है कंपास का होना जो हमें सही दिशा दिखाता है। जब आपके पास नक्शा होता है तो वह आपको ऐसी जगह पर जरूर लेकर जाता है जो शानदार होगी, लेकिन वहां पर जाना कई बार बेवजह और फिजूल खर्च वाला भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास कंपास है तो वह आपको उसी जगह पर लेकर जाएगा जहां पर जाना आपके लिए सही होगा। इसका अर्थ भी यह नहीं है
इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आपने लक्ष्य तय किया तो तुरंत आपकी यात्रा सही दिशा में शुरू हो जाएगी। इसका अर्थ यह है कि आप एक बार तय करें कहाँ पहुंचना है, फिर उस लक्ष्य तक कम से कम परेशान नहीं और सही समय में कंपास आपको पहुंचाएगा। किसी भी कारोबार में या कोई सृजनात्मक काम करते वक्त यह पता होना जरूरी होता है कि उस काम में हमें क्या हासिल करना है। इसलिए उस काम को शुरू करने से पहले या पक्का करने के लिए हमें उससे क्या पाना है, हम अपने आप से आगे दिए गए सवाल पूछ सकते हैं। पहला, आज दिन भर में मुझे क्या हासिल करना है? अगले महीने प्रकाशित होने वाले आर्टिकल में मैंने आज कितने शब्द लिखे? मेरी टीम इस वक्त का मिशन क्या है? अगर यह काम मुझे इस हफ्ते का पूरा करना है तो मुझे किस गति से कार्य करना होगा? फ्लो हासिल करने के लिए काम शुरू करने से पहले स्पष्ट होना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी काम शुरू होने के बाद उस काम में अपने आप को झोंक देना भी होता है। यात्रा शुरू होने से पहले लक्ष्य को ध्यान में रखना जरूरी है, लेकिन उसका जाप करते रहने की जरूरत नहीं होती, ना ही उसके मुंह में बाकी चीजों को भूलना होता है। जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए खेलता है तो उसके मन में 24 घंटे गोल्ड मेडल का विचार आना स्वाभाविक है। वह मेडल कितना आकर्षक होगा, ऐसे विचार तो उसे आने ही वाले हैं, लेकिन उसे ये सभी विचार छोड़कर वर्तमान में जीना होता है। अगर प्रतियोगिता के वक्त उसे ऐसे विचार आने लगे कि मेडल मिलने के वक्त माता पिता को कैसा लगेगा, तो प्रतियोगिता का सबसे महत्वपूर्ण पल वह खो देगा और उसके सपने अधूरे रह जाएंगे। यह सोच विचार ही उसकी हार का वजह बनेगा। लेखक के साथ भी कई बार ऐसा होता है। समझो कोई लेखिका है जिसे कोई उपन्यास लिखना है, उसके सामने यह लक्ष्य भी स्पष्ट होता है कि उसे 3 महीने में उपन्यास करना है। रोज सुबह उठने के बाद वह तय करती है कि मुझे आज कितने पन्ने लिखने हैं, लेकिन दूसरे पल में लक्ष्य को भूलकर अखबार पढ़ने, साफ सफाई करने, ऐसे ही कामों में बिजी हो जाती है कि शाम तक कोई भी काम ठीक से नहीं होने की वजह से वह नाराज होती है। उस वक्त वह यही सोचते है कि कल सुबह जोरदार शुरुआत होगी, लेकिन अगली सुबह फिर वही समय की बर्बादी शुरू हो जाती है। इस तरह दिन, हफ्ते, यहाँ तक कि महीने बीत जाते हैं, लेकिन लेखिका कागज पर कुछ भी नहीं लिख पाती। अगर ये सभी बातें टालनी है तो पहला काम तो यही करना चाहिए कि कागज और पेन लेकर पहला शब्द लिखने की शुरुआत करनी चाहिए, उसके बाद दूसरा शब्द, फिर तीसरा शब्द, ऐसे लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। इस तरह यदि एक एक शब्द के साथ उसके लिखने की शुरुआत होती है तो कुछ ही समय में वह अपने इकिगाई को पूरा करने में सफल हो जाती है। एक बार आपने शुरुआत की और छोटे छोटे कदम उठाए तो अपने आप ही आपकी चिंता नहीं हो जाएगी, फिर आपको प्रवाह की अवस्था प्राप्त होगी, फिर अपने आप फ्लो में आप उस कार्य को पूरा करेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, आनंदित इंसान को वर्तमान में रहना आनंद मिलता है, उसे भविष्य के विचारों में खोने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सिर्फ पर अपना कॉन्सेंट्रेट रखना। आज की तकनीक की वजह से हम एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। वह समस्या है हमारे मन का विचलित होना, जिसकी वजह से हम किसी भी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। ईमेल लिखते वक्त एक साइड में यूट्यूब पर कोई वीडियो भी देखते रहते हैं, उतने में ही चैटिंग का मैसेज पॉप होता है और हम उसे जवाब देने में व्यस्त हो जाते हैं। तभी हमारी जेब में रखा हुआ स्मार्टफोन कोई नोटिफिकेशन देखता है और हम उसमें खो जाते हैं। फिर एक कंप्यूटर की ओर घूमते हैं और फेसबुक में बिजी हो जाते हैं। इन सब बातों में 30 मिनट कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। हम यह भी भूल जाते हैं कि हम जो ईमेल लिख रहे थे वह काम तो वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। घर में भी लोग टीवी देखते रहते, खाना खाते रहते हैं और आखिरी निवाले तक उन्हें यह भी पता नहीं चलता कि सब्जी अच्छी बनी है या नहीं। लोगों को यह गलतफहमी है कि एक साथ एक से ज्यादा काम करने की वजह से उनका समय बचता है। अब यह साबित हो गया है कि इसका उल्टा ही परिणाम होता है। जो लोग मल्टीटास्किंग में माहिर होने का दावा करते हैं वे लोग भी ज्यादा कार्यक्षम नहीं होते हैं। असल में उनकी कार्य क्षमता बाकी लोगों से भी कम होती है। हमारा मस्तिष्क एक साथ लाखों प्रकार की जानकारी अपने अंदर ले सकता है, लेकिन वह बहुत ही थोड़ी जानकारी पर काम कर सकता है। जब लोग कहते हैं कि वे मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो वास्तव में वे हमेशा एक काम से दूसरे काम की ओर छलांग लगाते रहते हैं। दुर्भाग्यवश हम कंप्यूटर की तरफ काम में हुए तुरंत बदलाव को तुरंत स्वीकार नहीं कर सकते। परिणाम स्वरूप कोई भी एक काम भी ठीक से नहीं होता। हम सिर्फ कामों को बदलते रहते हैं, साथ ही हमारी ऊर्जा और समय दोनों वेस्ट होते हैं। एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करना प्रभाव पाने की फ्लो एक ही काम पर ध्यान कॉन्सेंट्रेट करना फ्लो पाने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सिसिंग जैन निहाली ऐसा मानते हैं कि किसी भी काम को कॉन्सेंट्रेट के साथ करने के लिए दो बातों का होना बहुत जरूरी है। काम के लिए अच्छा माहौल, हम जो कर रहे हैं उसके बारे में कॉन्फिडेंस। टेक्नोलॉजी ने वाकई बड़ी क्रांति की है। जब तक वह हमारे कंट्रोल में है तब तक वह किसी भी प्रकार के चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन जब वह उसकी कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो वह तकलीफ देव है। मान ले आपको कोई शोध कार्य करना है, आप पूरी तैयारी के साथ कंप्यूटर को गूगल खोलकर जानकारी लेने बैठ जाते हैं, लेकिन अगर आपका खुद पर कंट्रोल नहीं है तो आप अपने विषय के बारे में लिखना छोड़कर कई अन्य चीजों में जानकारी में खो जाते हैं। इस मामले में गूगल और इंटरनेट आप पर हावी होते हैं और आपको उन्हें प्रवाह से दूर ले जाते हैं।
आज विज्ञान ने यह साबित किया है कि यदि हम अपना कॉन्सेंट्रेट हमेशा एक काम से दूसरे काम में और दूसरे तीसरे काम में लगाते रहते हैं तो हमारा समय व्यर्थ जाता है, गलतियां होती है और हम जो कर रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्लीबोर्ड युवानास ने अपने लिए हुए परीक्षण में यह दावा किया है कि आज की पीढ़ी मल्टीटास्किंग की महामारी से ग्रस्त है। उन्होंने कुछ विद्यार्थियों के साथ एक प्रयोग किया। वे विद्यार्थी एक साथ कितने काम करते हैं उसके आधार पर उनको गुटों में बांटा। जिन विद्यार्थियों को मल्टीटास्किंग की आदत थी वे एक साथ कम से कम 4 काम करते थे, जिसमें लिखना, किताब पढ़ना, गाना सुनना और स्मार्टफोन में मैसेज जवाब देना था जैसे शामिल थे। ये सभी काम वे एक साथ करते थे और कभी-कभी इतना सब करते वक्त ट्विटर अपनी टाइमलाइन में देखते रहते थे। इस आधार पर उन्होंने विद्यार्थियों को कुल 4 गुट बनाए और उनको एक प्रयोग करने के लिए कहा। उनकी स्क्रीन पर कुछ लाल और नीले तीर दिखाए। उनसे लाल तीरों को गिनने के लिए कहा गया। पहले सभी छात्रों ने सही जवाब दिए। उसको वैसा करते वक्त कोई तकलीफ भी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही नीले तीरों की संख्या बढ़ गई तो जिन बच्चों को मल्टीटास्किंग की आदत थी उनके लिए उनको दिए गए समय में लाल तीर गिनने में तकलीफ हुई। हालांकि लाल तीरों की संख्या उतनी ही थी, सिर्फ उसकी जगह बदल दी गई। इसकी केवल यही वजह थी कि नीले तीरों में उनका मन विचलित हो गया। उनके मस्तिष्क को किसी काम में महत्व का विचार नहीं आया। अन्य कामों पर भी ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्हें कॉन्सेंट्रेट किया गया, जबकि अन्य छात्रों का मस्तिष्क केवल एक कार्य करने के लिए प्रशिक्षित था। इस मामले में यह काम था लाल तीरों को गिनना और नीले तीरों को नजरअंदाज करना। एक अन्य अध्ययन में यह भी पता चला है कि एक साथ एक से ज्यादा काम करने की वजह से अपनी जो वर्क कैपेसिटी है वो 60% और IQ 10% कम हो जाता है। स्वीडिश काउंसिल फॉर वर्किंग लाइफ एंड सोशल रिसर्च नामक संस्था ने यह परीक्षण किया था, जिसमें उन्होंने 20 से 24 साल की उम्र के युवाओं का अध्ययन किया। इसमें यह बात सामने आई कि जो युवा स्मार्टफोन के आदी हैं वे काफी कम नींद लेते हैं, वे स्कूल के अन्य बच्चों से कम घुल मिल जाते हैं और अवसाद के लक्षण दिखते हैं। हमारे और फ्लो के बीच में आने वाली इस महामारी को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम अपने दिमाग को एक ही लक्ष्य पर कैसे केंद्रित कर सकते हैं? आगे कुछ कदम दिए गए हैं जिसकी वजह से हम ज्यादा एकाग्र हो सकते हैं। एक ही काम पर ध्यान करने वाले लोग एकाग्रता की वजह से फ्लो की अवस्था में जल्दी प्राप्त होते हैं, अपने कार्य को जल्दी करते हैं, काम में निरंतरता रहती है, गलतियां कम होती है, शांत और काम पर नियंत्रण होने की भावना रहती है। हम अपने साथ काम करने वाले लोगों से मिलजुल कर काम करते हैं, इसलिए लोगों पर हमारे ऊपर विश्वास बढ़ता है और हम कंसंट्रेट रहते हैं। जबकि मल्टीटास्किंग करने वाले लोग जिनका कंसंट्रेशन है वो कठिन होता है, कार्य क्षमता 60% से कम हो जाती है, चीजों को याद करना मुश्किल होता है, गलतियां होने की संभावना ज्यादा रहती है, हमारे काम पर नियंत्रण नहीं रहता, ऐसी शंका उपस्थित होती है और हमारा फोन या उसी प्रकार की चीजों से उलझे होने की वजह से हमारा साथ काम करने वाले लोग नाराज होते हैं। सोने से पहले और सुबह उठने के बाद किसी भी तरह की स्क्रीन की ओर नहीं देखें। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, अब इसका निचोड़ क्या है? सोने से पहले और सुबह उठने के बाद किसी प्रकार की स्क्रीन नहीं देखें। कोई भी इंपॉर्टेंट काम करते वक्त अपना मोबाइल फोन बंद रखें, सिर्फ अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करें। अगर पूर्ण रूप से मोबाइल को बंद रखना संभव नहीं तो अनचाहे मैसेज, नोटिफिकेशन टालने का उद्योग सुधारें। इससे आप इन चीजों से बच सकेंगे और जरूरत के वक्त आपके नजदीक लोग आपसे संपर्क में रहेंगे। हफ्ते में एक दिन, खासकर शनिवार और रविवार को टेक्नोलॉजी से दूरी रहे, कृपया उसका पालन करें, इसकी बाय बाय कह दे और एम्पैथी प्रयोग का उपयोग करें। एक कैफे में जाए या वाईफाई सुविधा ना हो, दिन भर में 1 या 2 बार ईमेल जवाब दें। इस समय से भी तय करें और उसी वक्त पर काम करें। पोमोडोरो तकनीक का इस्तेमाल करें, खुद के लिए पोमोडोरो किचन टाइमर लेवल लाए, एक समय तय करें और उतने समय पर कोई भी एक काम निरंतर करें। टेक्नोलॉजी कहती है कि अगर आप 25 मिनट काम करें और 5 मिनट आराम करें, 50 मिनट काम करें और 10 मिनट आराम करने का तय करें। आप कितना समय आराम करते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आप जो तय कर रहे हैं उसका पालन कैसे करते हैं। अपने पसंदीदा काम को शुरुआत करें। जब ऐसा लगे कि मन भटक रहा है तो मन को वर्तमान में लाने की आदत डालें। माइंडफुलनेस या किसी भी प्रकार के ध्यान को कंट्रोल से बाहर करें। टहलना, तैरना जैसे कामों पर कॉन्सेंट्रेट करें। इसी जगह पर काम करें जहां मन ज्यादा भटकने की संभावना ना हो। अगर घर में ऐसी कोई शांत जगह नहीं तो लाइब्रेरी या कैफे में जाए। जब तक कोई आदर्श जगह नहीं मिले तब तक उसकी खोज रखें। काम के हिसाब से अलग अलग समूह में बांटें। हर काम का समय और जगह पहले से तय करें। मान लें कि आप किसी मैगजीन के लिए कुछ लिखने जा रहे हैं तो सुबह घर में अपने नोट्स बनाएं, दोपहर को लाइब्रेरी में आर्टिकल लिखें, शाम को उसका कंट्रोल करें। बिल भरना, फोन करना, ईमेल जैसे काम के लिए आप समय निश्चित करें और उसी समय उसका काम को पूरा करें।